शूरवीर सजवार साहब हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जरा शूरवीर सजवार साहब से बात कर लेते हैं। शूरवीर साहब, हम क्या विकास के नाम पर विनाश चुन रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से इसका दोहन होना चाहिए। हाँ। और निश्चित रूप से ये जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, हम तो पहाड़ के लोग हैं। ये प्रदेश नदी नालों का प्रदेश है और नदी नालों के प्रदेश में खनन उसी तरीके से होना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। पूरे पहाड़ की मिट्टी बह करके जाती है और पूरे मैदान में बाढ़ आ जाती है। जहां भूस्खलन होता है वहां बाढ़ आती है मैदान में। तो अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाए और बाढ़ नियंत्रण में सारी मिट्टी जो बहकर जाती है वो खेतों में डाली जाए और उस रेत बजरी जितनी होती है उसका भी कलेक्शन हो, अलग अलग से रखा जाए और उसको जिस गांव से, जिस ग्राम सभा से होकर के जाती है, उन ग्राम सभा के लोगों को वो कम दरों पर दिया जाना चाहिए। और जो लोगों की आवश्यकता है, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं, उन बड़ी परियोजनाओं के इस्तेमाल के लिए उसको दिया जाना चाहिए। किंतु आज जो कुछ हुआ है वो नदियों में जो बालू, रेत, बजरी, मिट्टी बढ़ गई है और वो खेतों से ऊपर आ गई है। इसके कारण आज ये विनाश हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गांव के लोगों को जितना उनका क्षेत्र पड़ता है, हर गांव के व्यक्ति को ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए काम। ग्राम पंचायतों से कहा जाना चाहिए कि दोनों तरफ प्रोडक्शन वाल लगाएं। हाँ। और ताकि कोई अतिक्रमण भी कर सके गंगा के और नदियों के उस पर जी, और अतिक्रमण भी ना हो। प्रोडक्शन वाल बनाएं, बड़ी बड़ी जी, ऊंची प्रोडक्शन वाल बनाएं और नदियां नीची रहें ताकि उसकी मिट्टी और उसका वो जो जो फ्लड आता है वो खेतों में न बहे बल्कि। विश्वास डावर साहब, जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब, जिनको सानंद गुरु कहा जा रहा है, मैं बताऊं कि मैं इनका शिष्य रहा हूं। ये चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पर्यावरण संकाय के प्रमुख रहे हैं। जीडी अग्रवाल साहब पहाड़ के ऊपर स्फटिकशिला में कुटी बनाकर रहते थे। जब नानाजी देशमुख जीवित थे, नानाजी देशमुख ने 1991 में उस विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना की थी। तब से लेकर मैं जीडी अग्रवाल साहब को 91 से लेकर आज तक जानता हूं। हम लोगों को जब ये पढ़ाते थे तब भी कहते थे कि साहब वृक्ष लगाओ, पहाड़ बचाओ, नदियां, जंगल बचाओ। लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उत्तराखंड में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, खनन के मुद्दे पर दोनों एक हो जाते हैं। ये समस्या की जड़ है डाबर साहब, इसको कोई मानने को तैयार नहीं। ऐसा है कि जो बात स्वामी चिन्मयानंद जी ने कही, हाँ, मैं उसी का समर्थन करते हुए इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। हाँ। और यहाँ पे सूरजजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज खनन पे कई जगह रोक लगने की वजह से आज नदियों का जो तल है वो खेतों से ऊपर हो गया है और उसकी वजह से प्लेन में, मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह की बाढ़ आई है उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो एक साइंटिफिक, जिसे कहते हैं ना, वैज्ञानिक रूप से अगर उसका खनन हो और नदियों का जो तल है। अरे लेकिन उत्तराखंड में तो राजनीतिक तौर पे खनन हो रहा है डाबर साहब। वैज्ञानिक तौर पे खनन हो तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, आप लेकिन जब राजनीतिक तौर पे खनन होगा तो दिक्कतें पैदा होंगी। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक खनन भी ठीक होना चाहिए। हाँ, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। हाँ। पर जहां तक रही बात, कुछ समय से तक तो सब ठीक था। कुछ समय से जिस प्रकार से बहुत ज्यादा सरकारी दखलंदाजी खनन के काम में हो गई और कई माफिया जो पैदा हो गए, उसकी वजह कई क्षेत्रों में तो अंधाधुंध खनन हो रहा है। कहीं पे खनन हो ही नहीं पा रहा, कहीं तो बहुत गहराई बढ़ गई है, कहीं पे जो है तल ऊपर आ गया है, उसकी वजह से बहुत समस्या हो रही है। और जहां तक रही बांधों की बात, देखिए, अगर आज टीरी बांध ना होता तो नीचे बहुत अधिक नुकसान होता। बांध बनने चाहिए, पूरी एनवायरमेंट स्टडी होने के बाद, उस क्षेत्र की पूरा जो पर्यावरण है उसको समझने के बाद बांध बनने चाहिए। बांध भी आवश्यक है। उत्तराखंड में अगर बांध नहीं होंगे तो हमारे पास आय के स्रोत सिर्फ बिजली पैदा करना है। अगर हम उसको हमारे से वही छीन लिया जाएगा तो हम कहां जाएंगे। जी,
जी स्वामी चिन्मयानंद साहब, आपने कहा कि जो भी डिसिल्टिंग है वो डिसिल्टिंग जरूरी है, यानी हमको नदियों को साफ करते रहना है, नदियों की जो गहराई है उसको बना के रखना है, और ये जो काम है ये वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये काम उत्तराखंड समेत तमाम दूसरी जगहों पर राजनीतिक तरीके से हो रहा है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, और आगे बढ़ जाए, बिहार से और आगे चले जाएं आप, हर जगह पर। जी। तो ये जो राजनीतिक खनन है ये रोका जाना चाहिए ना। जी। मैं खनन, यहाँ खनन दो प्रकार के हो रहे हैं। हाँ। एक खनन हो रहा है जो प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत हो रहा है। हाँ। जैसे जब कहीं बांध बनते हैं तो भी खनन होता है। हाँ। जब कहीं टनल बनती है तो भी खनन होता है। हाँ। जब कभी सड़क बनती है तो भी खनन होता है, और जब कभी पुल बनता है तो भी खनन होता है। तो विकास के नाम पर जो खनन होते हैं वह खनन, जैसे उदाहरण के लिए अभी जेवीके कंपनी है श्रीनगर में, उसने एक बांध बनाने के लिए खनन किया और खनन की सारी मिट्टी गंगा जी में डाल दी, अलकनंदा में डाल दी, और जब बाढ़ आई तो वो सारी मिट्टी बह करके पूरे श्रीनगर को 10-10 फुट ऊपर मिट्टी चढ़ गई। मेरा कहना यह है कि जो बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए खनन होता है, उस खनन पर भी एक वैज्ञानिक नियंत्रण होना चाहिए। हाँ। वे विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको विनाश की पूरी छूट दे दी जाए, यह गलत है। जी, बिल्कुल ठीक है। और पहाड़ बड़ा संवेदनशील है। ये जितनी बातें सज्जमान जी और डाबर जी कह रहे हैं वे उत्तर प्रदेश के खेतों की बात कर रहे हैं। खनन तो उत्तराखंड में हो रहा है जहां खेत का कोई सवाल ही नहीं है। अब कर्णप्रयाग में कौन सा खेत है जिसका खनन हो रहा है? हाँ। सवाल वहां नहीं, सवाल यह है कि पहाड़ों का खनन हो रहा है। पहाड़ में इनको जो मिलती है वो केवल बालू नहीं मिलती बल्कि गिट्टी मिलती है। हाँ। गिट्टी कीमती होती है, इसलिए ये चोरी पहाड़ पर जितना हो रही है उतना मैदानों में नहीं हो रही है। हाँ। इसलिए पहाड़ पर इस मिट्टी गिट्टी के खनन के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक दृष्टि बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए, उस पर अमल। मैं तो कहता हूं कि खनन को रोकने के लिए खनिज मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय ये सब कर क्या रहे हैं? हाँ। इन्हें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि खनन आप बांध बनाने की इजाजत दे देते हैं। हमारे डाबर साहब कहते हैं बांध बनना चाहिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूं कि बांध बनना चाहिए। मैं तो टेहरी के भी विरोध में हूं, टेहरी भी नहीं बनना चाहिए। जहां तक जीडी अग्रवाल का सवाल है, वो तो एक ऋषि है इस युग का। उस आदमी ने अपना सारा जीवन गंगा की रक्षा के लिए लगा दिया। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, हमारी एक कमेटी में वो रहे हैं। जब हमने टेहरी से गंगा के अविरल प्रवाह के लिए मैंने आंदोलन चलाया था, तब वो हमारे साथ में थे, हम जानते हैं। लेकिन न तो गंगा आज तक अविरल हो पाई। जीडी अग्रवाल को आश्वासन दिया गया था कि गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक इसे इको जोन बनाया जाएगा, यहां कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं रुका, सबका सब चल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री महोदय गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर देते हैं, घोषणा हो जाती है, लेकिन उसके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई विधि, कोई विधान बनाना चाहिए, वो कुछ नहीं बनाया जाता। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आज जो कुछ जीडी अग्रवाल के साथ हुआ है वो कोई पहला प्रयोग नहीं, निगमानंद के साथ भी ऐसा हो चुका है। हाँ। निगमानंद को भी बीमारी की हालत में उठाकर अस्पताल ले गए थे। हाँ। और मैं देख रहा हूं सानंद जी बोल रहे हैं, वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हाँ। और उनके बारे में ये धारणा बना लेना कि वो बीमार हैं, उनको आप अस्पताल में ले जाना चाहते, क्यों ले जाना चाहते हैं जब वो नहीं जाना चाहते? इसका मतलब ये है कि निश्चित ही आज उनके अनशन को लेकर सरकार भले संवेदनशील न हो, हाँ। लेकिन जनता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तमाम कांवरिये यहां आ रहे हैं, उनको जब वो सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, हाँ। तो उनको पीड़ा होती है। हाँ। तो एक जनाक्रोश बन सकता है इस समय इनके अनशन को लेकर। हाँ। इसलिए मौके से इनको हटाना ये पहला काम नहीं। निगमानंद को हटाया और अस्पताल में ले जाकर मार दिया। जी, शूरवीर सजवार साहब, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, ये बहुत गंभीर आशंकाएं हैं जो स्वामी जी जता रहे हैं। मैं सानंद जी का, निगमानंद जी का बहुत आभारी हूं। और चिन्मयानंद जी भी कह रहे हैं कि गंगा सफाई अभियान होना चाहिए। गंगा हमारी इस देश की धरोहर है और गंगा को हम पूजते हैं। किंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वामी जी से, वो हरिद्वार में रहते हैं और मैं तो केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक जितने लोग रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने शिविर का पानी कहां डाल रहे हैं, पहले इस पर विचार करें।
सबसे ज्यादा अगर कोई गंगा को अपवित्र कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं जो लोग गंगा के किनारे के शहरों में रहते हैं। गंगा के किनारे के शहरों के लोगों को चाहिए कि वो आज गंगा के नाम पर भाग रहे हैं। और मैं एक बात आपसे आपके सामने सेजवार साहब, जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने गंभीर आशंका आरोपों के तौर पर जो व्यक्त की है, उससे आप भाग रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं स्वामी जी। नहीं, भागने का प्रश्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर उनका स्वास्थ्य खराब है और उनको उनकी जिंदगी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये प्रयास लोकतंत्र में ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, सराहनीय है। विश्वास डाबर साहब, ये प्रयास होते आप भी देख रहे हैं तब जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, वो चल फिर पा रहे हैं, स्वयं भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी सरकार को उनको दिक्कत नजर आती है। आप मेरे से मांग रहे हैं, आप हर चीज का जवाब आप ही दे रहे हैं। ऐसा है कि मैं थोड़ी सी बात करूं, जैसे चिन्मयानंद जी ने कहा हाँ, कि विकास के नाम पे जो गड़बड़ी करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। हाँ, पर इसका मतलब नहीं कि अगर किसी ने गड़बड़ करती है तो हर तरह का विकास रोक दिया जाए। हाँ। विकास के कार्यों के बाद जो गड़बड़ करते हैं, जैसे जिन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी जिसकी वजह से 10-10 फुट मिट्टी जम गई पूरे श्रीनगर में, इस बात को मैं समर्थन करता हूं कि उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। जहां तक रही बात सानंद जी को जबरन उठाने की, ये सीनियर डॉक्टर का निर्णय है। बाकी भारत में और एक डेमोक्रेसी में अगर वो ठीक है तो उनको अपनी बात को रखने का ढंग पे उनको रोक टोक नहीं लगानी चाहिए थी। ठीक है, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं जी। पर बहुत ज्यादा अगर इतने वृद्ध है, अगर उनको कल को कुछ हो जाए तो उसका भी ठीक नहीं है। हाँ। तो सोच समझ के इसमें कोई भी कार्य करना चाहिए। जी। और अगर जैसे वो दिखने में अभी ठीक ठाक लग रहे हैं तो उनको अपना जनशत जारी रखने का स्वामी चिन्मयानंद जी, फाइनल कमेंट, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 30 सेकेंड्स। मैं डर रहा हूं क्योंकि ये उनके जीवन रक्षा के नाम पर स्वामी निगमानंद को भी उठाया गया था। हाँ। लेकिन उनके जीवन का अंत सरकारी देखरेख में अस्पताल में हुआ। हाँ। कहीं यही सानंद के साथ नहीं होने वाला है क्या? अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, बहुत बहस हुई और इस तरह के मुद्दों पर बहुत बहस कर चुके। विकास और विकास के नाम पर लूट, इस पर हम लोग लंबी लंबी चर्चा कर चुके अलग अलग पैनलिस्ट के साथ। आज मैं इस बहस को स्वामी सानंद तक सीमित रखना चाहता था। आखिर क्या कारण है कि एक संत निगमानंद जी को आत्माहुति देनी पड़ती है इसी देवभूमि में? क्या कारण है कि स्वामी सानंद को आत्माहुति देने की ओर बढ़ना पड़ता है? 50 दिन हो गए अनशन पर। ये देवभूमि में संत अनशन करें, ऐसा सुना क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना। किस लिए अनशन कर रहे हैं ये लोग? कोई टिकट मांग रहे हैं कहीं चुनाव लड़ने की? कोई कोटा परमिट मांगने आए किसी के पास? कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनाना है किसी अपने लड़के भतीजे को? क्या चाहते हैं सानंद जी? क्या चाहते थे निगमानंद जी? निगमानंद जी ने कभी किसी मुख्यमंत्री से ये कहा था कि भाई हमको भी 4-6 डंपर खोदने को दो फर्जी? ऐसा बोला था क्या? मेरे संज्ञान में तो नहीं बोला। लालच के लिए अनशन कर रहे हैं क्या? फिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? 50 दिन क्यों हो जाते हैं? पूरी दुनिया जिसकी बात को सुनना चाहती है, जिसका पर्यावरण पर एक प्रामाणिक अध्ययन रहा जिस व्यक्ति का, वो आज ऋषि होके अनशन पर बैठा है अपने देश में, देवभूमि में। इससे तो दुखद कुछ हो सकता है? कुछ शर्मनाक इससे अधिक कोई बात हो सकती है क्या? और विकास की बड़ी चर्चा हुई। विकास का झंडा तो लगता है कहीं दुनिया में और है ही नहीं, केवल उत्तराखंड में फहरता है। और फिर भी मैं जब उत्तराखंड जाता हूं तो वहां का आदमी दर्द दिखता है मुझे। और विकास बहुत तेजी से है। 12 साल में विकास पर ही तो सारी लड़ाई है। और खद्दरधारी जलवे में रहते सारी हैं। लड़ाई विकास पर है। हाँ। मैं फिर कह दूं, हाँ। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान से, मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान से रणथंभौर का किला और हवा महल और रेगिस्तान का इलाका जैसलमेर का हटा दीजिए तो राजस्थान विलुप्त हो जाएगा, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी।
उत्तराखंड से गंगा हिमालय और यमुना गंगोत्री यमुनोत्री हटा देंगे तो उत्तराखंड कुछ नहीं बचेगा। तब कहां विकास करिएगा? पहचान का संकट पैदा हो रहा है। विकास छोड़िए, आपने तो पहचान का संकट पैदा कर दिया उस सूबे में।